नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और आयोग के अध्यक्ष का भी चयन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कहा जा रहा है कि अब आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक तो 10 महीने बाद आयोग का गठन किया गया, इसके सिफारिशों को लागू करने में कई साल लग जाए। अब क्या है पूरा मसला, कहां फंस रहा है पेच? आज के मनी सेंट्रल में इसकी पड़ताल करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में बैठक हुई, जो है मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जारी है। इस मुलाकात का असर पूरी दुनिया पर कैसे और कितना पड़ने वाला है, एकदम आसान भाषा में इसको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरू हो रहे विरोध प्रदर्शन की। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। इस ऐलान के साथ ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें जो है जोर मारने लगी। सबके मन में यही सवाल है, कितना बढ़ने वाला है सैलरी पेंशन, कब से बढ़ेगा सैलरी पेंशन? लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार को कहा है कि आप जो है इतनी देर से जो है इसको लागू किए हैं, इसके पीछे का कारण बताइए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की जो है घोषणा कर दी, लेकिन वास्तव में आयोग का गठन करने में 10 महीने लग गए। अब जब बिहार चुनाव नजदीक है तभी जाकर इसे औपचारिक रूप से घोषित किया गया। इसकी क्या मांग है, इसकी क्या वजह है, ये जानना चाह रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है, जानने और समझने की कोशिश करें और अंत में चर्चा करेंगे इनकम टैक्स की। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन 24 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% का अधिकतम टैक्स जो है लगाया गया। अब 50 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को टैक्स पर जो है बोझ कम करने की जो है मांग उठ रही है। अगले केंद्रीय बजट से पहले कहां से उठ रही है ये आवाज, इस खबर को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो है साउथ कोरिया के बुसान पे एयरपोर्ट पर हुई बैठक में ट्रेड डील जो है वो पूरी हो गई। हालांकि अभी इस पर दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने ये जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने ये भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन जो है खरीदने पर तैयार हो गए। प्रियंका मैम, ट्रंप और शी जिनपिंग जो है 6 साल बाद जो मिले, इससे पहले जो है आखिरी बार जहां तक मुझे याद है 2019 में दोनों के बीच जो है बैठक हुई थी। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को और इस बैठक के क्या आउटकम्स रहे, कुछ पॉइंटर्स में आप हमें समझाइए। तो विशाल, सभी की नजरें इसी मुलाकात पे थी और अब हम देख रहे हैं कि ये मुलाकात जो है फाइनल हो चुकी है। ट्रंप साहब अमेरिका के लिए निकल चुके हैं, शी जिनपिंग अपनी देश की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन वहाँ से बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन इन दोनों के बीच की जो तकरार थी उसको हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, प्रिटी सून, ट्रंप साहब ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रिटी सून आप एक डील देखेंगे। तो अभी भी ये प्रिटी सून है, कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। ट्रंप साहब से जब पत्रकारों ने पूछा कि 1 to 10 में आप इस मुलाकात को कैसे रेट करेंगे, तो उन्होंने कहा 12, और इसीलिए लग रहा है कि पॉजिटिव रही है। ट्रंप साहब का वैसे मूड बदल जाए, वो 12 कह दें और कल जाके कहें कि जी 2 था, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। तो जो हुआ है उसमें सबसे जरूरी कि भाई जो चाइना पर जो लगा था टैरिफ 57% का, उसे अब 47 कर दिया है, सीधे सीधे 10% का कट वहां पर किया है। फेंटेनाइल को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको भी कम करेंगे, उस पर भी कम किया मेरे ख्याल से। हाँ, 20% जो था उस पर टैरिफ लगाया था, उसे हाफ करके स्लैश करके 10% पर कर दिया है जी। साथ ही में अब जो चाइना जो है वो खरीदेगा सोयाबीन और सोरगम, और एक और बात निकल करके आ रही कि चाइना बहुत जल्दी अमेरिका से एनर्जी परचेज भी कर सकता है। ये भी कुछ ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि चाइना बहुत सारा सामान जो है वो अमेरिका से खरीदेगा और अमेरिका भी जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है एंट्री को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वहां से आने वाले माल पर, वो सब रोकेगा। लेकिन जो बात नहीं बनी है
टिकटॉक को लेकर अभी भी कोई बात नहीं बनी है। चाइना की ये जो टिकटॉक है जो यूएस में बैन किया था, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी जो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल जिसको लेकर के काफी तनातनी रही कि भाई ईवी को लेकर के क्या होगा, और एआई में भी बहुत उसकी तकनीक में चिप्स बहुत जगहों पर है, सेमीकंडक्टर्स है, ईवीज हैं, तो और ये इसका सबसे बड़ा जो इसका मैं कहूंगी कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा गढ़ था इन सारे रेयर अर्थ मटेरियल का। कहिए कि मोनोपोली था मैडम और प्रोसेसिंग को लेकर। हाँ, और अगर वो रोक रहा था तो यूएस में बड़ी बड़ी जो ऑटो कंपनियां हैं उनका तो काम धंधा चौपट होने का पूरा एक बन गया था बातें, उसका असर हम भारत में भी देख रहे थे, तो उसको भी लेकर के कुछ बात यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इन दोनों में सहमति, पर जो डिटेल्स है ना, जो जब तक साइन नहीं होते डॉक्यूमेंट और जब तक कि ट्रम्प साहब अमेरिका में पहुंच करके मुकर नहीं जाते, 1 to 10 को 12 बोल रहे हैं। मुझे तो यही लगता है विशाल, आप तो इस खबर को देखते रहे, हम लोग ने डे 1 से कवर किया है। ट्रम्प साहब पे भरोसा करना मुश्किल है, अभी तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं मैडम। जब से कहा गया कि जो टैरिफ वॉर वाली जो सिचुएशन स्टार्ट हुई, उस समय से ही कहा गया कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ सबसे पहले डील होती हुई दिखेगी, और आज हालत ये देखिए कि हम लोग अभी तक ट्रेड डील पर पहुंचते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब लग रहा है अगर चाइना से बात बन जाती है, डॉटेड लाइन में वो हस्ताक्षर हो जाते हैं, मतलब सब बोला, मौखिक तौर पर तो सब बोला जा रहा है कि बात अच्छी हुई है और अब ये दोनों एक डील करते हुए नजर आएंगे, और अगर ये बात बनती है तो ये शुरुआत हो सकती है कि इसके बाद हम इंडिया से भी कुछ डील बनते हुए, क्योंकि हमारे भी उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो भी जा करके मिल रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब जो है कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो गए ना ट्रम्प साहब के मोदी जी को, कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि बड़े गुड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर है ये वो, तो क्या पता शायद अब उनका मन बदल जाए, उन्होंने जो करना था कर लिया, जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी ट्रम्प साहब को, उनके मूड को समझ लिया है पूरे विश्व ने, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, ये उन्हें साबित करना था, ये सब साबित कर चुके हैं। तो अब लगता है नरमी की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि देखिए चाइना पे जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए उसमें अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा था, और अब देखिए दोनों कह रहे हैं हम एक विन विन जो है अग्रीमेंट लेकर आएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत कुछ खरीदने वाला है अमेरिका से, सोयाबीन और सोरगम की तो बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एनर्जी में भी परचेज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट विशाल, इन्होंने कहा कि यूक्रेन के भी पूरे मसले को, रशिया और यूक्रेन के बीच भी जो है वो संधि करने में ये दोनों एक्टिवली जो है, संधि वाली बात आपने छेड़ दी मैडम। तो ये भी कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जो चलने वाली थी, जो बढ़ने वाली थी, उसको भी मैंने ही रोका है। उसके बाद से ही तो चीज़ें बहुत डिटेल्ड होती हुई नजर आई। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, आपने जो बात उठाई है मैडम, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं 29 तारीख को, यानी कल ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला जो है इंसान इन्होंने करार दे दिया है। और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि भारत के साथ जो है ट्रेड डील बहुत जल्द हो सकती है। प्रीटी सून, जो चाइना के लिए भी कह रहे हैं, बातचीत हो गई, बैठक हुई कोरिया में, साउथ कोरिया में, बुसान में लंबी चौड़ी बैठक हुई है, लेकिन अब दोनों ही निकल चुके हैं अपने अपने देश की तरफ, और अब जो है कह रहे हैं प्रिटी सून। तो प्रिटी सून, यही प्रिटी सून जो है वो इंडिया के लिए भी लागू होता है। लेकिन अगर चाइना से हाथ मिला लेता है अमेरिका और चाइना के बीच में सहमति होगी, तो मुझे लग रहा है कि हमें भी थोड़ा सा अब इसको लेकर के फिर लगना चाहिए कि हाँ कुछ बात यहाँ पर भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन विशाल, आपने ठीक पॉइंट पकड़ा, जब बातें टैरिफ की शुरू हुई थी तो सबसे पहले तो लगा कि इंडिया विल बी द फर्स्ट वन जिसके साथ जो अमेरिका की दोस्ती चली आ रही है और हम सबसे पहले हाथ मिलाएंगे, पर मदर ऑफ ऑल डील्स की इन्होंने बात कही। अब जो है अमेरिका चीनी भाई भाई हो गए हैं और भारत अभी दूर से खड़ा हुआ देख रहा है, लेकिन जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स अब आने शुरू हो गए हैं और बैठकों के दौर चल रहे हैं, मुझे लगता है कई ऐसी बैठकें हो रही हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। अब कोई बैठकें जो हैं वो चल रही हैं और कुछ सुनने को मिल सकता है, उम्मीद तो यही करते हैं और ज़रूरी भी है। जी, तो प्रियंका मैडम, आपकी सारी बातों का लबोलुबाब ये है कि चीन के साथ भी डील होती हुई नजर आएगी, और उसके बाद जो है भारत भी जो अंतिम पायदान में जो खड़ा था वो भी अब आते हुए ट्रेड डील वहाँ भी हो सकता है। तो इससे मैडम आपसे समझना चाहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, ये टर्निंग पॉइंट रहेगी। हालांकि ये देखिए सबको आभास था, तो मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते नजर आएंगे, क्योंकि सबको पता है ये डील आज नहीं तो कल तो होनी ही है। हम भी जो इतने एक्सपर्ट से मनी 9 में बात कर रहे थे वो कह रहे थे देखिए कुछ परसेंट ज़्यादा कुछ परसेंट कम, डील तो फाइनली हो ही जाएगी। तो मार्केट ने तो सॉर्ट ऑफ, अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो ये पचा लिया है। आज हमने चाइनीज़ मार्केट को देखा कि उनका रिएक्शन, उनको लग रहा था कि आज हो ही जाएगी डील, तो हुई नहीं है, तो उनका रिएक्शन भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। भारतीय बाजार को कुछ और चिंताएं सता रही थी, लेकिन हाँ इसका असर जो है ग्लोबली जो है हम देखेंगे अच्छा पड़ेगा, मार्केट्स पर भी अच्छा पड़ेगा। यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डील होना, वहाँ के मार्केट्स में जो ड्रैग डाउन और वो नज़र आ रहा था उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि
कि ये डील हो। तो अब जो है मुझे लग रहा है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ से हम शुरुआत देखेंगे। अभी चीन, फिर इंडिया की बारी, और भी देशों से ये बातचीत हो सकती है और ये ज़रूरी भी था। मुझे, जैसा मैंने कहा कि ट्रम्प साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया, देखिए मैं आर्म ट्विस्ट कर सकता हूँ आपको, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन उनके आर्म ट्विस्ट के सामने जो है ना कोई झुका नहीं है, ये बड़ी बात है। तो उनके आर्म ट्विस्ट का जवाब और भी देशों ने अपने आर्म ट्विस्ट के साथ ही दिया है। जी, तो प्रियंका मैडम आपने ठीक कहा कि स्टॉक मार्केट, ट्रेड, करेंसी मार्केट्स को राहत मिल सकती है। टैरिफ घटने से जो है सप्लाई का जो कॉस्ट है वो घट सकता है, जिससे दुनिया भर में जो है प्रोडक्शन सस्ता और मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो आपकी बातों का और मेरे जो है वक्तव्य का अगर मैं सार देखूं मैडम, तो ग्लोबल महंगाई जो है घट सकती है, सप्लाई चेन क्राइसिस जो देखने को मिल रहा था वो सुधरती हुई दिखेगी, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट आएगा ही। इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ता हुआ, और यूक्रेन की जंग पर भी अभी दोनों नेता जो है वो कह रहे हैं मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब मैडम कि ट्रेड वॉर जो है वो भी उसके बाद जो बिल्कुल ट्रेड वॉर, देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके बाद हमारा फेवरेट गोल्ड, वहां पर हम और गिरावट देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी जब बातें पॉजिटिव होती है ना, तो गोल्ड जैसी कमोडिटी जिसने खूब एक रन अप दिखाया है, वहां पर हम प्रेशर देखेंगे आने वाले समय में। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी जिसको आप TOR के नाम से जानते हैं, उसको मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का जो है रास्ता साफ हो गया। सरकार ने साफ किया कि आयोग की सिफारिशें जो है देश की आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। बस यहीं से जो है विवाद की शुरुआत हो गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के साथ पूरा न्याय करना चाहिए। AITUC की जो महासचिव हैं अमरजीत कौर ने कहा कि सरकार की जो है ये देरी, इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन वास्तव में आयोग का गठन करने में 10 महीने लगा दी। अब जब बिहार चुनाव नजदीक है तभी जाकर इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जा रहा है। मैडम क्या है ये पूरा मामला, हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए देरी को लेकर के जो है बार बार अब हम देख रहे हैं AITUC जो है मुखर होकर बोल रहा है कि बहुत देरी हो गई है, अब 10 महीने लग गए अनाउंस करने के लिए मेंबर्स, लेकिन जो मेंबर्स की टीम है ना विशाल, मैं उसको भी, उस पर भी ध्यान ले जाना चाहूंगी। मैडम कहानी की शुरुआत आप वैसे ही करिए। हाँ, इसके पहले जो आयोग था उसके 4 मेंबर थे, पर ये है 3 सदस्य टीम, और टीम जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, एक महिला जो है वो इसको लीड करती हुई नजर आएंगी, जो कि अध्यक्ष है। प्रोफेसर पुलक घोष जो है ये IIM में प्रोफेसर हैं, और सबसे खास बात जो मुझे लगी जब मैं इनके बारे में पढ़ी कि ये AI पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, तो डेटा ड्रिवन काम जो है वो हम देखेंगे। और फाइनेंस मामलों के एक्सपर्ट भी हैं प्रोफेसर पुलक घोष, IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं। और जो तीसरे मेंबर हैं इस टीम में वो हैं पंकज जैन, IAS हैं और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, 1990 बैच के ये IAS हैं। और सरकार कैसे काम करती है, बजट कैसे बनता है, इस पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो मैंने इसके लिए ये समझा है कि देखिए एक जुडिशियल विजडम आ रहा है जो चेयरमैन साहिबा हैं हमारी जस्टिस मैम, उनसे, और उसके बाद एक एकेडमिक इंसाइट और डेटा, इन सब का सपोर्ट हमें प्रोफेसर घोष की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर पुलक घोष जो हैं 8वें वेतन आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं, ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। और जैसा कि आपने कहा 7वें के, हाँ शायद 7वें या 8वें की है मैडम। हाँ जी, 8वां तो अभी गठन हुआ तो जिसमें तो ये हैं ही, और प्लस जो पंकज जैन साहब हैं सरकारी महकमे में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, तो उसके इन्स एंड आउट जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा मिक्स लेकर आई है सरकार। लेकिन हाँ, इसकी टाइमलाइंस को लेकर के अब AITUC की तरफ से जो उठ रहा है, और कब ये जो है ना 8th पे कमीशन, ये जब पैसों का मामला होता है ना तो काफी लोगों के दिल से जुड़ जाता है, क्योंकि इसको अब ये ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो तय करेगी कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो बातें तो उठ रही हैं कि भाई इनके आने से जो मिनिमम बेसिक पे है अभी 18,000 है, इसे बढ़ाएंगे 33,000 या 44,000 तक ले जा सकते हैं। और देखिए इससे जुड़े कितने लोग हैं, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 से करीब 69 लाख जो पेंशनर्स जुड़े हैं, उनको कैसी तनख्वाह मिलेगी, वो महंगाई से कैसे जूझेंगे, उनको क्या सुविधाएं जो है वो ये पैसे उनकी कितनी ज़रूरतें पूरा कर पाएगी, उनकी बेसिक पे बढ़ जाएगी क्या। तो ये बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड, उनकी कमाई, उनके जीवन यापन से जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए इसका जो टाइमिंग है, अभी भी देखिए बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के ठीक पहले ही गठन होता है, 10 महीने आप
आपने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, ठीक उसके पहले हम सदस्यों के नाम जो है वो बाहर आते हुए देख रहे हैं। इसके बाद इसकी टाइमलाइन जब ये पेश होगा तब आप भी मुझे बता रहे थे ना शलोसा में भी कुछ कहा जा रहा है कि ये खुद कहा गया कि जब आज ऐलान किया गया, आज से 18 महीने तक का उनको समय दे दीजिए, मिल गया, क्योंकि ये रिसर्च करेंगे, ये बताएंगे कि क्या सिफारिशें होंगी, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वाला मामला होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, राज्यों को क्या बोझ जाएगा, राज्य क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तमाम फैक्टर्स पर चर्चा हो सकती है। अब इसी को लेकर 18 महीने का समय लगेगा, तो अब कहा जा रहा है कि 18 महीने तो लगेगा, तो उस समय तक आते आते ये गुजरात में इलेक्शंस हैं, फिर यूपी में इलेक्शंस हैं, तो उस समय आप कहेंगे और हम अगले लोकसभा चुनाव के पास भी पहुंचने वाले होंगे 2029 के आसपास। कहा जा रहा है कि उसके बाद जब आप बताएंगे कि ये चीज़ पर हम लोग फाइनल हुए, फिर उसके बाद कहीं लागू करने में आप जो है अगला जो है लोकसभा चुनाव तक आप इस डेट को खींच दीजिए। तो ये विवाद है। अमरजीत कौर जो है AITU की जो महासचिव हैं, उन्होंने ये जो है रोष जताते हुए दिखा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जब वेतन आयोगों को समय तो लगता है, इतने बड़े फैसले, इतने सारे कैलकुलेशन है, और इस बार देखिए कहा गया कि आप देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखेंगे, आप जो है महंगाई को भी देखेंगे, लोगों की इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने होते हैं, तो समय तो लगता है। और हर बार ही 18 महीने का ही समय मिला है। मैं पढ़ रही थी 6th पे कमीशन को भी करीब 18 महीने ही उन्होंने लगाए थे अपने उनके TOR को, जब मंजूरी मिली थी उसके बाद पेश करने में। ये 6th वेतन आयोग की मैं बात कर रही हूँ, 18 महीने वहां पर लगे थे। और इसी तरह जो 7th पे कमीशन था उसको भी जो है अच्छी खासी, इनफैक्ट 7th पे कमीशन को तो मैं पढ़ रही हूँ कि 22 से 28 महीने का वक्त उन्होंने लगाया। तो मोटा मोटी मैडम 2 साल के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और सैलरी पेंशन। देखिए गलती ये नहीं कि अब ये TOR बनने के बाद जिस तरह के टाइमलाइन सामने आ रहे, क्योंकि इतना वक्त लगेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत देरी लगी। बार बार जिस तरह से बहुत ही टाइमिंग्स इसकी जो रही है ना, अनाउंसमेंट कब हुआ पहली बार, दिल्ली असेंबली इलेक्शन के पहले किया गया, और अब जब बिहार में चुनाव होने वाले तब उससे पहले किया गया। तो इन टाइमलाइंस को लेकर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए TOR तय होने के बाद 18 महीने का वक्त तो आयोग को लगेगा ही। बड़े फैसले लेने हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई लाखों कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं और उसमें वक्त तो लगेगा ही। वक्त को लेकर के मुझे कोई ये नहीं लग रहा है, इतना वक्त तो देना ही पड़ेगा। टीम अच्छी बनाई है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। एक महिलाएं जो इसे हेड कर रही हैं, तो मैं तो आई फील वेरी वेरी कि हाँ, हमारे देश में ये एक चीज हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट की पोजीशन में जो महिलाएं आ रही हैं, तो सैल्यूट टू हर, मोर पावर टू हर। तो अब इसकी टाइमिंग को लेकर के विवाद तो बना हुआ है, लेकिन हाँ फिटमेंट फैक्टर उसको भी लेकर के आपने तो फिटमेंट फैक्टर पर इतनी बातें की है विशाल, बताइए अब। नहीं मैडम, आपकी बातों से मैं जोड़ कर देख रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत उम्मीदें हैं आपको महिला को लेकर जुड़े हुई, तो क्या अच्छी फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की जाए? 2.57 तो मिला था 7th में, इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि 2.86 हो। अगर 3 से ऊपर की भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि 3 से ऊपर मिल जाए तो बल्ले बल्ले। तो 3 से ऊपर अगर मिल जाए मैडम, तो मान लीजिए किसी की अगर जो बेसिक सैलरी है मान लीजिए तो 40,000 है, तो सीधे 1,20,000 के आसपास से उनका जो पेंशन तो कुछ ज्यादा नहीं आप उम्मीद रख रहे हैं कि 3 से ऊपर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों से जो बड़ी बातचीत होती रहती है मैडम, तो कुछ का कहना है कि 3 मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ही कम। लेकिन इसमें कहा गया ना कि आपको इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो देखनी होंगी, आपको महंगाई को फैक्टर इन करना होगा। तो इन सब को देखते हुए चलिए, विशाल तो कह रहे हैं कि 3 मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जो होगा मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जस्टिस मैम के हाथों में कमान है, और IIM के प्रोफेसर साहब हैं, एक तरफ IAS ऑफिसर हैं, तो इंतजार तो करना पड़ेगा 18 महीने। अब देखते हैं टाइमलाइन, आई होप 18 महीने ही रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े, नहीं तो और मायूसी होगी लोगों को। मायूसी होगी मैम। फिर उसके बाद आपको एरियर देने में पेच है, उसके बाद आपको हालांकि आपको देना तो है भाई 1 जनवरी 2026 से, यानी जो 2 महीने के बाद से ही आपको देना है, तो आप पे बोझ पड़ना ही पड़ना है। तो उससे पहले है कि अगर जल्दी दे देवा के नक्की किया जाए, क्योंकि इन्होंने आरोप जो लगाया है कि जो सरकार को जो है वित्तीय अनुशासन वाली बात, तमाम फिस्कल जो है प्रूडेंस की बात, ये सिर्फ कह रही हैं AITU की जो चेयरपर्सन अमरजीत कौर, वो कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्मचारियों को जब पैसा देना रहता है उसी समय सरकार को याद आने लगता है। जब सरकार को एरियर तो बनेगा ही सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन सरकार के पास ऑलरेडी इतनी सारी देनदारियों के बीच में ये एरियर जो है उनके लिए भी एक मुसीबत ही है। पर बनना तो तय है एरियर, अगर 2026 से इसको जो है उसको लागू किया जाएगा। अब ये एरियर का दबाव भी मुझे लगता है इस तरह के कमीशंस पर रहता है। मैम, इसके पीछे एक पेच है, जो DA एरियर की बात आपने जो छेड़ दी है, तो 18 महीने का DA एरियर भी अभी लोगों को नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोविड का पीरियड था। वो भी एक मांग बहुत जुड़ी हुई थी कर्मचारी संगठनों की कि भाई आप तो एरियर्स का पहाड़ खड़ा हो रहा है। और विशाल अगली स्टोरी लाइन उसमें और मुझे टेंशन हो रही है।
चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। अगला बजट पेश होने में अब बस जो है 3 महीने का समय बचा है। सरकार ने भी इसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और उद्योग जगत भी अपने अपने हिसाब से बजट को लेकर जो है सलाह मशवरा जो है करना शुरू कर चुका है। इस बीच उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी जिसको कि आप पीएचडी सीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने सरकार से गुहार लगाई है कि आम आदमी को इनकम टैक्स पे और राहत दी जानी चाहिए। उद्योग संगठन ने कहा कि सालाना जो है 50 लाख रुपए तक कमाई करने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को टैक्स की दरों में जो है राहत दी जानी चाहिए। मैडम, सरकार क्या उद्योग संगठनों की बात को मानेगी? जिस तरह से मुझे याद है मैडम, पिछले साल प्री बजट जो हम लोग जो है प्री बजट कंसल्टेशन को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय भी ये बात आई थी कि क्या बहुत कम है, टैक्स की बोझ है, मार पड़ रही है जनता पर, तो बढ़ा दिया जाए। 10 लाख तक की बात से स्टार्ट हुआ था कहानी, और अब 12 लाख है। अब 12 लाख और सैलरीड क्लास है तो अब 1275 तक है। तो अब क्या मैडम, क्या 1275 से गाड़ी सीधे 50 लाख तक चली जाएगी? इसीलिए तो मैं कह रही थी जो विशाल अगली खबर लाएं। अभी हम एरियर्स की बात कर रहे थे और अब अगर बताइए, अगर 50 लाख हो जाता है, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ नहीं, लेकिन सोचिए अगर 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है तो उसका कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं सरकार के लिए कितना बड़ा टैक्स फोरगो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जब सरकार ने पिछले बजट में इसे 12 लाख तक की इनकम पर +75 अपना हम मान ले स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ करके नई टैक्स रिजीम में, तो जब किया था तभी ये फिगर्स भी निकल करके आए थे कि इससे सरकार को कितना टैक्स जाने से उनको कितना रेवेन्यू का लॉस जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का सरकार को हो रहा है। और सोचिए जरा, कई गुना, ये तो हम कहाँ 12-13 लाख से हम अगर बात करें 50 लाख जाते हुए, तो सरकार का आप रेवेन्यू फोर को समझ रहे हैं। अब इंडस्ट्री चेंबर का कहना है कि भाई डायरेक्ट टैक्स में 50 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स हो जाए। और हमने देखा कि बजट के पहले ये जो प्री कंसल्टेशन राउंड्स चलते हैं जिसमें व्यापार जगत के लोग पहुंचते हैं और इस तरह की डिमांड रखते हैं, अब उनकी ये डिमांड मुझे तर्कसंगत नहीं लग रही है। और अगर मुझे तर्कसंगत नहीं लग रही है तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वित्त मंत्री इस डिमांड को मानने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है अभी सरकार ने हम जीएसटी की दरों में इस तरह की कटौती करके लोगों के लिए खपत को बढ़ाने के लिए एक लीवर जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की आप जो बात कर रहे हैं, तमाम जो 5 तरह के जो थे टैक्स 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको घटाकर 2 कर दिया है। ठीक है, ये राहत हमें मिल चुकी है। पिछले बजट में हमें ऑलरेडी जो है वो 12.75 की राहत मिल चुकी है, जो अब इस 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। तो इसका असर तो अभी देखना ही बाकी है। ये तो अभी अब लोग जब भरेंगे अपना रिटर्न अगले साल तो इसका असर दिखेगा। तो हम क्या सोचे, सरकार ने इतना बड़ा मूव लिया पिछले बजट में, उसका असर देखे बिना वो इसको कंसिडर कैसे करेगी कि 50 लाख तक की इनकम? मुझे तो लग रहा है मैडम कि ये दिल मांगे मोड़ वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि अब दिल मांगे मोर नहीं, एक्स्ट्रा मोर मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स भी कह रहे हैं कि वो 25 जो सरकार ने घटाया था उसको और कॉर्पोरेट टैक्स को भी नीचे लाया जाए। तो मुझे ये तर्कसंगत मांग नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री बॉडीज बजट के पहले प्री बजट मीटिंग्स में इस तरह की मांगे रखती हैं। अभी सरकार किसी भी तरह से जो है कम करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए भी वक्त भी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा उसके पहले कुछ मिलने वाला। पिछले बजट में इतनी सौगात दे चुकी है सरकार कि अब इस बजट में कम से कम टैक्स रेट और टैक्स स्लैब को लेकर कोई चेंज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिल तो बहुत मोर मांग सकता है। जी इन्होंने तर्क दिया भाई, अपने जो कॉर्पोरेट टैक्स वाली जो बात कही, उन्होंने कहा कि 25% से नीचे लाने की सिफारिश की थी, लेकिन उद्योग जगत ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है 35% था, जो अब 25% हो गया है। इससे टैक्स कलेक्शन वाला उन्होंने डेटा दिया है मैडम कि 2018-19 की जो है उस समय 6.63 लाख करोड़ से अब था। अब देख लीजिए, अभी अगर फिस्कल का देखा जाए 24-25 में, तो ये उसके बावजूद घटाया आपने, उसके बावजूद 8.87 लाख करोड़ के आसपास आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रोथ है। इस तर्क पर इन लोग कह रहे हैं कि भाई कम कर दीजिए और कम कर दीजिए, आप जो है स्लैब उसको ऊपर बढ़ा दीजिए। लेकिन जैसा आपने कह रहे हैं, मांगे मोर, एक्स्ट्रा मोर और मोर दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस बार कुछ टैक्स रेट में कुछ भी कटौती करती आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पर इतना बड़ा हमें जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन मिल चुका है। ऊपर से पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम में जो सहूलियतों को बढ़ाया गया है, और सरकार जिस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम को एकदम रैप अप करने के मूड में नजर आ रही है, और अभी इतने जल्दी कम से कम वो इम्पैक्ट तो देखेंगी ना कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट किए वो अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की कमाई, कंजम्पशन, खपत बढ़ाना एक चुनौती थी। अब इसके बीच में 50 लाख तक की इनकम को फ्री करना
आई थिंक मेरे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं कहूँगी आप ही बोलिए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? देखिए, टैक्स कम होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगेगा, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट, आपकी तरह मैं भी, लेकिन मुझे ये तर्क संगत नहीं लग रहा है। लेकिन मैडम अब लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि अब बजट की ओर हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मनी 9 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बार का बजट आप कैसे देख रहे हैं? क्या एस्पिरेशंस है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? ग्रोथ को लेके जो चैलेंजेस हैं उसको सरकार कैसे टैकल करेगी, कंजम्पशन को लेकर के जो चैलेंजेस थे उसके प्रति तो हमने देखा सरकार के बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स जो हैं वो उठते हुए हमने देखे हैं, लेकिन ग्रोथ, नौकरियों को लेकर के अभी तक जिस तरह से हमने यूएस का रुख देखा है, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आई हैं। यूएस टैरिफ को लेकर के अभी तक हम एक कंक्लूजन पर या एक उस पर नहीं पहुंचे हैं। एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, नौकरियों पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो अब बारी है, आपने कंजम्पशन तो बढ़ा दिया, लेकिन अब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपका जो इनकम सोर्स ही नहीं होगा कि लोग कमाएं, तो ये बड़ी चुनौती। और मैं इस बजट में देखना चाहूँगी कि सरकार इस फ्रंट पर क्या करती है। विशाल, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज का मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।